नमस्कार दोस्तों, सफल शिक्षक यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग संविधान को पढ़ रहे थे, आप सभी जानते हैं। और आज हम लोग इस संविधान का जो अंतिम क्या कहते हैं पड़ाव है उसको पार कर जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को संविधान संशोधन थोड़े बहुत पढ़ने हैं। तो वो थोड़ा थोड़ा एग्जामिनेशंस में आप देख रहे हैं, ट्रेंड देख रहे हैं, कहीं संविधान संशोधन वगैरह नहीं आ रहे हैं। तो जो रिलेटेड थोड़ी बहुत चीजें हैं, है ना, हमने सतही ज्ञान ले लिया है इसके बारे में। बाकी हम लोग डिटेल से भी पढ़ेंगे इन सारी चीजों को। तो आज जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे सामने लिखा हुआ है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, है ना। यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किनको? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इनसे संबंधित जो भी प्रावधान हमारे संविधान में दे रखे हैं, हम लोग उसको जो है वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक सेकंड में इसकी ब्राइटनेस बढ़ा लूं, है ना। तो देखिए, समझिएगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी हमारे प्रावधान है ना, इनको हम लोग क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहला है कि भारत के राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 और 53। यानी भारत के राष्ट्रपति के विषय में अगर किसी अनुच्छेद में वर्णित है तो वह है अनुच्छेद हमारे 52 और 53। इसमें भारत के राष्ट्रपति के बारे में सारे प्रावधान दे रखे हैं। देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? कि इंडिया हैव अ प्रेसिडेंट, भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा, वह देश का प्रथम नागरिक और संवैधानिक प्रमुख होगा। संवैधानिक प्रमुख का मतलब है कि जो भारत में सारे कार्य संविधान से संबंधित होंगे वो हमारे राष्ट्रपति महोदय के जरिए होंगे। और ये आर्टिकल नंबर हमारे 77 में वर्णित है कि भारत में अगर कोई भी परिवर्तन आ रहा है, भारत के संविधान में कोई भी परिवर्तन आ रहा है, तो वो उसका जो सोर्स है वो हमारे होंगे राष्ट्रपति महोदय। ये कहा जाएगा कि राष्ट्रपति जी के क्या कहते हैं द्वारा इन चीजों को लागू किया गया है, या ये चीजें जो है राष्ट्रपति जी द्वारा जो है वो हमारे क्या कहते हैं एक्ट में जो है वो लाई गई है, ठीक है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, उम्मीद है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 77 के अंदर यह उल्लेख है। आर्टिकल नंबर 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी जो राष्ट्रपति है वह संघ की कार्यपालिका का क्या होगा? प्रथम व्यक्ति होगा, सर्वोच्च व्यक्ति होगा। यानी जो संघ की कार्यपालिका है, इसका सारा निर्णय सब कुछ जो है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि ऐसा ही हमारे यहाँ संभव है, ठीक है। चुनाव और योग्यता, सबसे अहम बात है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन लड़ सकते हैं? क्या आप लड़ सकते हैं? क्या मैं लड़ सकता हूं? क्या उसके लिए हमारे आपके पास योग्यता है या नहीं है? आइए, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति को चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 54 में कह रहा है जो राष्ट्रपति का चुनाव है एक निर्वाचन मंडल के द्वारा जो है वो किया जाता है, ठीक है। निर्वाचन मंडल की बात किसमें है? अनुच्छेद 54 में है। 58 में इनकी योग्यता दे रखी है ना। इनकी योग्यता क्या दे रखी है? कि यह भारत का नागरिक हो। सबसे बड़ी चीज है ना, राष्ट्रपति की जो योग्यता है या क्या है, यह भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। और उसके बाद कह रहा है 35 वर्ष की आयु कम से कम यह पूरी कर चुका हो। कितने वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो? 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आहार्य हो, मतलब वह व्यक्ति अगर लोकसभा का इलेक्शन लड़े तो वह जीत जाए। मान लो सपोज दैट किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया गया, ठीक है, और वह लोकसभा का सदस्य नहीं है। ऐसे में क्या होगा? उसको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा, है ना, कि वह कहीं एक लोकसभा से जो है वो सदस्य बन जाए। पूरे के पूरे 6 महीने का उसको समय दिया जाएगा, और उन 6 महीने में उसे क्या करना होगा? लोकसभा की सदस्यता जो है वो हासिल करनी होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। मतलब वह किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ऐसा कह लो कि वो किसी दूसरे पद को सुशोभित नहीं करना चाहिए, है ना। उस व्यक्ति का जो एक मेन काम है वो सिर्फ इतना है कि वह राष्ट्रपति बनेगा, लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा का जो है वो सदस्य होना चाहिए। नहीं है तो 6 महीने उसको टाइम मिलता है, और 6 महीने में इलेक्शन लड़ करके वो जो है अपनी सदस्यता हासिल कर सकता है। अगला है कार्यकाल और महाभियोग। तो ये देखिए, अनुच्छेद 56 के तहत इनके कार्यकाल के बारे में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, अहम इंपॉर्टेंट है, यह 5 वर्षों के लिए होता है। जिस दिन से पद ग्रहण करते हैं उस दिन से, और है ना, अवधि
जिस दिन इन्होंने पद ग्रहण कर लिया उस दिन से लेकर के 5 वर्षों की अवधि के लिए राष्ट्रपति जी को जो है वो चुना जाता है। जिस दिन इन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति पद की शपथ ली है ना, पद ग्रहण किया, उसी दिन जो है, उसी दिन से इनको माना जाता है कि अब यह भारत के क्या हो जाएंगे, राष्ट्रपति महोदय हो जाएंगे। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए हो जाएंगे। ध्यान रखना मेरी बात को। अगला है महाभियोग, अनुच्छेद 61, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी प्रकार का संविधान का उल्लंघन किया राष्ट्रपति महोदय ने, ठीक है, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। संविधान का उल्लंघन मतलब संविधान का अतिक्रमण कर लिया, या अपने पद का दुरुपयोग किया, या चरित्रहीनता हुई, कुछ भी अगर ऐसी चीजें हैं तो राष्ट्रपति को उनके पद से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। और उसके लिए क्या चलाया जाएगा, उन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी, और महाभियोग की प्रक्रिया चला करके उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, ओके। आगे है उपराष्ट्रपति के बारे में। ये मैंने क्या कहते हैं न्यूज चैनल से उठाया हुआ है। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 और 64 में कह रहा है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। किसमें लिखा, अनुच्छेद 63 में लिखा है। ध्यान रखिएगा, इसको अगर हम लोग कंपैरिजन अभी आगे चल करके करेंगे, ये हमारे लिए याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। 11 जोड़ते जाएंगे, हमारे राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति का पद जो है सुशोभित हो जाएगा। 52 में राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख था, 63 में हमारे उपराष्ट्रपति के बारे में उल्लेख है। ठीक है, 64 में उपराष्ट्रपति कहा जाता है, राज्यसभा का क्या होगा, ये पदेन सभापति होगा। यानी जो हमारा उपराष्ट्रपति है, ये राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होना चाहिए, है ना। अब ध्यान रखने वाली बात है, उपराष्ट्रपति को तनख्वाह, वेतन उपराष्ट्रपति के पद पर होने की वजह से नहीं मिलती है, उसको राज्यसभा का पदेन सभापति होने की वजह से उसको क्या मिलती है, उसके जो है वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति की वजह से उसको कोई वेतन भत्ता नहीं मिलता, उसको वेतन भत्ता मिलता है क्योंकि वो क्या है, हमारे राज्यसभा का पदेन सभापति है। ओके, राष्ट्रपति का पद भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के अलावा, है ना, यानी जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, ये क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति के रूप में जो कार्य कर रहे हैं, इसके अलावा क्या है, राष्ट्रपति की आकस्मिक अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, है ना। जैसे मान लो राष्ट्रपति नहीं है, देश के बाहर है, या कुछ भी ऐसा सीन है और किसी विधेयक को पास करना है, कोई क्या कहता है, अनुमोदन लेकर के आना है, तो राष्ट्रपति को ही माना, उपराष्ट्रपति को ही माना जाएगा कि यह क्या है, हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं। तो मेन उपराष्ट्रपति का काम जो है वो ये होता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका कार्य जो है वो संपन्न करना। अगला हमारे पास में टॉपिक है, दे रखा है यहाँ पर, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। इसका निर्वाचन, है ना, संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर, है ना, बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। जबकि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता था वह एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली के द्वारा होता था, है ना। उसमें फर्स्ट पास द वोट ऐसा क्या कहते हैं सीन नहीं हुआ करता था। उसमें क्या था कि एक व्यक्ति, जैसे मान लो ABCD 4 व्यक्ति इलेक्शन में खड़े हैं, तो वह उन चारों को जो है वोट कर सकता है। ठीक है, उसे बोलते हैं एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली। इसमें क्या है, संसद के दोनों सदन जो है वो मिलकर के निर्वाचक मंडल बनाते हैं, और उसी निर्वाचन मंडल के द्वारा जो है उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है। आर्टिकल नंबर 66 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए उपराष्ट्रपति बनने की क्या योग्यताएं हैं। सबसे पहले भाई भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि he or she will be the citizen of India, वह इंडिया का या वह इंडिया की जो है वो व्यक्ति, नागरिकता उसके पास होनी चाहिए। दूसरा है 35 की आयु पूरी कर चुका हो। एज कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, मतलब वह व्यक्ति अगर इलेक्शन लड़े तो वह राज्यसभा का जो है वो सदस्य बन सके, है ना, राज्यसभा का क्या बन सके, सदस्य बन सके। इतनी योग्यताएं उनके अंदर होनी चाहिए, तब वो जो है उपराष्ट्रपति के पद पर जो है वो सुशोभित हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा इन सारी बातों को, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। देखिए संविधान अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख है, 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में उल्लेख। लगभग ये मान के चलिए +11 करके ही आप आंसर दे सकते हैं,
है ना। जब हम लोग पीसीएस के लिए पढ़ेंगे इनको सारी चीजों को, यूपीएससी के लिए पढ़ेंगे, तो आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको ट्रिक से याद करनी ही करनी पड़ेंगी, तो उसमें सारी ट्रिक्स आपके लिए काम आ जाएंगी। ठीक है, निर्वाचन मंडल क्या है? संसद प्लस विधानसभा। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं, विधान परिषद नहीं, सिर्फ विधानसभा। क्यों? क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, कुछ एक राज्यों में, 8-9 राज्यों में जो है वो विधान परिषद है, क्योंकि उन राज्यों की जो जनसंख्या भार है वह काफी बड़ा है, इस वजह से वहां पर विधान परिषद है। जहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, संसद और राज्य विधानसभा मिलकर के राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल बनाते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति का क्या है? सिर्फ संसद के दोनों सदन मिलकर के इनका निर्वाचन मंडल बना लेते हैं। क्लियर? ओके। इनकी भूमिका क्या होती है? राज्य का प्रमुख होता है, राज्य मतलब देश का प्रमुख, है ना, राज्य का मतलब देश का प्रमुख होता है, ये है राज्यसभा का सभापति होता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये एक तरह से मैंने इन दोनों को आपस में कंपेयर कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, ये तो खत्म हो गए, अब हम लोग पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स के बारे में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, हमारे भारत के उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के। ठीक है, इनका उल्लेख जो है वो किसमें दिया गया है? इनका उल्लेख जो है वो भाग 5 में दिया गया है। भाग 5 में भारत का उच्चतम न्यायालय बताया गया कि भारत का जो है उच्चतम न्यायालय होगा, भारतीय न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च शिखर, है ना। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। अनुच्छेद 124 से 147 के अंतर्गत गठित सर्वोच्च अपीलीय अदालत को हम लोग क्या कहते हैं? हमारा सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। मतलब जो आप सर्वोच्च, सबसे हाईएस्ट आप जहां पर अपील कर सकते हो, वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, आगे आ जाइए। हाँ, ये कह रहा है यहाँ पर कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसका गठन एवं इसके मूल प्रावधान क्या क्या है। देखिए, बात करते हैं। ये कह रहा है अनुच्छेद 124 स्थापना एवं गठन, है ना। भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा। अनुच्छेद 1, 2, 4 क्या कह रहा है कि भारत में एक क्या होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश हो, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई हो, है ना, और अन्य न्यायाधीश होंगे, है ना, जिनकी संख्या संसद कानून द्वारा तय करेगी समय समय पर। कभी 30 थी, 32, 33, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, केसों का जो बर्डन है वो बढ़ रहा है, वैसे वैसे इनकी जो है संख्या बढ़ाई जा रही है। ठीक है, ओके। अनुच्छेद 129 अभिलेख न्यायालय, इसको हम लोग अभिलेख न्यायालय भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसके क्या कहते हैं, सारे फैसले होते हैं, उनको एक तरह से सेव करके रखा जाता है कि भविष्य में किसी अन्य न्यायालय में कोई ऐसी चीजें फंसे तो कम से कम इनके जो आदेश हैं उनको देख करके हम लोग फैसला ले सकें। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के एक अभिलेख न्यायालय भी कहते हैं, है ना, कोर्ट रिकॉर्ड का दर्जा प्राप्त है। इसके फैसले कानूनी नजीर होते हैं। नजीर का मतलब एक तरह से आइडियल होते हैं। ठीक है, अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है। अगर आप इसकी अवमानना करोगे तो आपको दंड देने का इसका पूरा अधिकार है। अनुच्छेद 130 स्थान, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिल्ली में, मुख्यालय जो है वो दिल्ली में स्थापित है, परंतु सीजेआई राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के अन्य स्थानों पर भी इसकी बैठकें आयोजित कर सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है ये पूछने वाला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट का स्थान वर्णित है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। अनुच्छेद नंबर 123 के अंदर जो है वो दे रखा है। क्या ये और भी कहीं चल सकता है? हाँ, बिल्कुल चल सकता है। अगर हमारी संसद इस चीज का आदेश दे दे या हमारे राष्ट्रपति महोदय आदेश दे दे तो ये कहीं भी चल सकता है। न्यायालय ही है, कहीं भी चला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आया है सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार। 131 में देखो भैया, 1, 2, 4 में सुप्रीम कोर्ट का क्या है? स्थापना है। 130 में उसके स्थान के बारे में उल्लेख है। 131 में क्या है? उसका जो है वो मूल क्षेत्राधिकार है। ये कह रहा है केंद्र और राज्यों या राज्य के आपसी विवादों की सीधी सुनवाई करने का जो संवैधानिक शक्ति हमारे किसके पास में है? सुप्रीम कोर्ट। मतलब राज्य केंद्र से भिड़ जाए, केंद्र राज्य से भिड़ जाए, केंद्र राज्य आपस में भिड़ जाए, या कोई विवाद हो जाए, या हमारा आपका विवाद हो जाए, तो जो है ये सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में फैसला ले सकता है।
आगे है 136 में, कह रहा है विशेष अनुमति याचिका एसपीएल है ना, स्पेशल लेवल पिटीशन जो होते हैं है ना, देश के किसी भी न्यायालय या अधिकरण है ना या सैन्य अदालतों को छोड़ करके के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने की साधारण विवेकाधीन शक्ति है। मतलब आप अपने फैसले से अगर खुश नहीं हो तो आप एक एसपीएल क्या कहते हैं दायर करोगे हमारे सुप्रीम कोर्ट में और वो आपकी बातें जो है वो सुनेगा। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 141 बाध्यकारी कानून, सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून और सिद्धांत भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी अधीनस्थ न्यायालय पूर्णतः बाध्यकारी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट से उनको मानना ही मानना है, ये बाध्यकारी होते हैं, मतलब आपको इन सारी बातों को मान लेना है। अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय है ना, कंप्लीट जस्टिस ऐसा कहा जाता है, किसी भी लंबित मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट विशेष डिक्री आदेश जारी करता है। मतलब अगर मान लो कोई केस बहुत दिनों से पेंडिंग है तो सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल क्या कहते हैं आदेश जो है वो जारी करता है। ठीक है, और यही सारी जो है इनको शक्तियां प्राप्त हैं। अनुच्छेद 143 मोस्ट इंपोर्टेंट परामर्शदात्री अधिकार है ना, राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व के कानून तथ्यात्मक प्रश्नों पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगने का विशेष अधिकार है। राष्ट्रपति अगर नहीं जान पा रहे हैं कोई चीज तो आप परामर्श मांग सकते हैं। इवन देन हाई कोर्ट्स अगर नहीं जान पा रहे हैं तो हाई कोर्ट भी क्या कर सकते हैं, परामर्श को मांग सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की हमारी जो है वो पावर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिस इज द पावर ऑफ आवर सुप्रीम कोर्ट। ओके, भाग 2 नहीं है, भाग 6 है ना, वहां पे भाग 5 था तो यहाँ पे माफ करिएगा, ये भाग जो है वो आपका 6। भाग 6 क्या है, राज्यों में उच्च न्यायालय है ना, भाग राज्यों में जो है वो हमारे उच्च न्यायालय की संख्या या सॉरी राज्य हमारे उच्च न्यायालय के प्रावधानों को बताता है। क्या रहा है, उच्च न्यायालय का जो गठन है 214, वहां पे कितना था 124, यहाँ पे कितना है 214 है ना, ऐसे करके याद भी हम कर सकते हैं 124 214 सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, हर एक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा है ना। इसका वर्तमान में देश में कुल जो है वो 25 उच्च न्यायालय कार्यरत है। ठीक है, वर्तमान में देश में कुल 25 उच्च न्यायालय कार्यरत है। इसको ऊपर नीचे देख लीजिएगा, मान लो वीडियो आप बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है एक आधा बढ़ जाए घट जाए, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। अनुच्छेद 215 में कह रहा है उच्चतम न्यायालय की ही भांति प्रत्येक उच्च न्यायालय भी अपने अधीनस्थ क्षेत्रों के लिए एक अभिलेख न्यायालय है। मतलब हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय है, इसके जो फैसले हो तो उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है और रिकॉर्ड करके बाकी के फैसलों मतलब आगे के फैसलों के लिए उसको जो है वो सेफ गार्ड करता है। ठीक है, ओके। फिर कह रहा है अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्यों के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श में की जाती है। मतलब समझता हूं कि ये जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है ये संबंधित राज्य के राज्यपाल, यूपी है तो यूपी के राज्यपाल और यूपी के जो हाई कोर्ट है ना, उसके जो चीफ जस्टिस होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे, उनके परामर्श पर यहाँ के जो क्या कहते हैं हमारे जजेस हैं उनकी नियुक्ति जो है वो की जाती है। ठीक है, ओके, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 226 हाँ बनाम अनुच्छेद 32 इंपॉर्टेंट है। देखिए, व्यापक रिक्त शक्तियां, जहां सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत केवल मौलिक अधिकारों के हनन पर रिट जारी कर सकता है। अब इसमें देखो सुप्रीम कोर्ट की पावर हाई कोर्ट से थोड़ी सी कम है। क्यों? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है केवल मौलिक अधिकारों पर हनन पर रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय 226 के अनुसार मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध भी रिट जारी कर सकता है। आपको अगर तुरंत राहत चाहिए किसी भी पैमाने पर, जैसे मान लो आपको क्या कहते हैं अपनी मान जेल में जा रहे हो, जमानत चाहिए या किसी बिल्डिंग बन रही है उसको गिराने का आपको स्टे चाहिए है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको तुरंत चाहिए, उसके लिए कौन वैलिड होगा? हमारा हाई कोर्ट। ठीक है, समझिएगा इस बात को। अनुच्छेद 227 कह रहा है इसके तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी अधीनस्थ न्यायालय तथा न्यायाधीशों पर प्रशासनिक एवं न्यायिक अधीक्षण अधिकार प्राप्त है। मतलब वो हाई कोर्ट जब चाहे तब जा सकता है उन न्यायालयों में, उन न्यायालयों की समीक्षा कर सकता है
कोई भी फाइल उनसे मंगा सकता है, कितने दिनों से आपने फाइल जो है वो लंबित छोड़ रखी है, अब मैं इस फाइल को आगे देखूंगा, ये सारा काम जो है हमारा वो हाई कोर्ट जो है वो कर सकता है। ठीक है, ओके। हाँ, भाग 3, अच्छा इसका ही पार्ट 3 है, ऐतिहासिक न्यायिक मामले, है ना। कुछ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के कुछ मामले हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए 1951 में, है ना, शंकरी प्रसाद वाद, प्रथम संशोधन को चुनौती दिया, संसद के मौलिक अधिकारों के सहित पूरे संविधान में संशोधन की असीमित शक्ति मिली, है ना। समझिएगा, जो शंकरी प्रसाद बनाम क्या कहते हैं हमारे पास में इनका वाद था, वो एक बेटा केरला की एक बेटी थी, उसके एडमिशन से रिगार्डिंग था। इन्होंने आवाज उठाई और आवाज उठा करके पूरे संविधान में संशोधन की एक असीमित शक्ति खोज निकाली कि अगर कोई भी दिक्कत होती है तो हम लोग संविधान में क्या करा सकते हैं, संशोधन करा सकते हैं। हालांकि अब यह संभव नहीं, हम और आप संशोधन नहीं करा सकते हैं, ये तो हमारे संसद की मान्यता होगी तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ये कब था, 1951 में। फिर 1970 की बात है, इसमें लिखा हुआ है गोलकनाथवाद, संसद की शक्ति पर रोक। कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित करके छीन नहीं सकता है ना। मतलब मौलिक अधिकारों को ऐसा नहीं कानून बना के रोक ले आपको किसी चीज से, ऐसा नहीं कर सकता है। 1970 का है, ये गोलकनाथ का वाद है। 73 में केशवानंद भारती मूल ढांचा सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 73 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप संसद हो, आप बदल सकते हो संविधान, लेकिन ऐसा कोई संविधान, आप ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते हो जिससे क्या कहते हैं भारतीय संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन हो। तो मूल ढांचा शब्द जो है वो यहाँ पर हमारे कार्य में आया। संविधान में संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन उसके बुनियादी ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता है। जब पूछा गया मूल ढांचा बुनियादी ढांचा क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया अभी मुझे नहीं पता, मुझे तो समय आने पे पता चलेगा। 1980, है ना। उसके बाद इसमें मिनर्वा मिल्स वाद है, 42वें संविधान संशोधन की शक्तियों को असीमित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1980 में आपका जो है 42वां संविधान संशोधन है, मिनर्वा मिल्स के नाम से। बहुत बढ़िया। देखिए हम लोग जब पढ़ेंगे इसको पीसेस वगैरह के लिए ना, तो ये एक एक केस ना आधे घंटे जाएगा। किसी ने झंडा लगा लिया था, किसी ने कुछ कर दिया था, ये सब उससे रिलेटेड बढ़िया टॉपिक रहेगा, है ना। संसद की असीमित संशोधन शक्ति और न्यायिक समीक्षा की स्वतंत्रता में संतुलन बनाने के लिए मिनर्वा मिल्स नाम से एक जो है क्या कहते हैं वाद हुआ था, उसमें सीमित आई थी, है ना। 2007 में IR कोहिलोवाद में नवीं अनुसूची को न्यायिक समीक्षा के अधीन किया गया और मूल ढांचे का हनन करने वाले कानून पर रोक लगाई गई, है ना। यानी जो मूल ढांचे का हनन कर रहे थे ऐसे कानून को जो है वो खत्म कर दिया गया, या उस पर जो है पूर्णतः जो है वो रोक लगा दी गई। ठीक है, आ जाइए आगे। 3 पत्थर के वैसे बोलते हैं ना मील के पत्थर साबित होते हैं, ये है शंकरी प्रसाद वाद 1951, वही है हमारा 1951 का, है ना। ये जो क्या कहते हैं न्यायालय में इन्होंने चुनौती दी थी, इसके तहत प्रथम संविधान संशोधन, ये बहुत पूछता है कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, 1951 में, 50 में लागू और 51 में क्या हुआ, पहला हमारा संविधान संशोधन हो गया, है ना। इसके तहत अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की शक्ति में मौलिक अधिकारों में संशोधन की पूरी तरह मतलब शक्ति मिल गई, है ना। यानी मौलिक अधिकारों में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं संशोधन करके घटा देंगे, है ना, सारे नहीं घटा सकते हैं। अगला है गोलकनाथ वाद 1967 में 11 जजों की बड़ी पीठ ने पूर्व के निर्णय को उलटते हुए व्यवस्था दी कि संसद मौलिक अधिकारों में कम या समाप्त नहीं कर सकता है, कम या समाप्त नहीं कर सकता। ऐसा नहीं मौलिक अधिकार तुम कानून बना के खत्म ही कर दो मौलिक अधिकार की, तेरे कोई मौलिक अधिकार नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है ना। संविधान संशोधन भी अनुच्छेद 13(2) के अन्य अर्थों का एक कानून ही है, मतलब आप इसमें कानूनी पुनर्निरीक्षण जो है वो करा सकते हो। ठीक है, तीसरा है केशवानंद भारती वाद 1973 का। इसमें 13 न्याय जो है वो सबसे बड़ी पीठ बैठी थी, 7-6 के ऐतिहासिक फैसले से जो है सुनाया था कि इसके तहत बुनियादी ढांचा, है ना, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें कोई प्रतिपादन किया गया है तो भारतीय लोकतंत्र और संविधान के मुख्य सुरक्षा का कवच बनेगा। उस कवच को आप भेद नहीं सकते, अर्थात आप कोई भी ऐसा फैसला नहीं कर सकते हो जिससे भारत की सुरक्षा, भारत की अखंडता पर कोई भी प्रभाव जो है वो देखा जा सके। ठीक है, ओके। तो यहीं तक था हमारा और आपका संविधान का सफर। हम लोगों ने संविधान की क्लासेस को यहीं पर खत्म कर लिया है।
और शायद कल आपको मैं हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, जैसे यूपी टेट वगैरह के लिए भी हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो DSSB यूपी टेट GIC के लिए भी, GIC के लिए तो आई थिंक जितना पढ़ पाएंगे उतना पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे आप लोग, है ना। बट मेनली जो टारगेट करेंगे वो हमारा यूपी टेट वगैरह ही टारगेट करेंगे। तो आई थिंक कल से आपको हिस्ट्री के जो है वीडियो वगैरह मिलने लगेंगे, है ना। उसमें हम लोग पूरा हिस्ट्री जो यूपी टेट लेवल की है हम लोग पहले उसको खत्म करेंगे, फिर जब पेपर वगैरह खत्म हो जाएंगे, पीसेस वगैरह है 2027 में जब हम लोग पेपर देंगे, उसके लिए मैं आपको अच्छे से प्रिपरेशन कराऊंगा, ठीक है। तो तभी तक के लिए आप सपोर्ट कीजिए, वीडियो देखिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।